लकी को देखा, भूमिका फिर से छल्ला गई और बोली, अरे यार तुम बहुत बड़े पागल हो। मैंने तुम्हें कहा था ना वेटर को बुलाओ। उसको बुलाने के चक्कर में तुम खुद गायब हो गए। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? भूमिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती या लकी उससे कुछ कह पाता, यास्मीन बीच में आई और बोली, भूमिका ये तुम क्या कह रही हो? वो भूमिका के ऊपर झल्ला गई और उसे घूर कर देखने लगी। फिर वो लकी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लकी बैठ जाओ। ये फ्रूट्स और मिठाई काफी टेस्टी लग रहे हैं, तुम खुद खाकर देखो ना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, यास्मीन ने खुद एक चम्मच उठाई और उससे थोड़ी सी मिठाई निकाल कर लकी की प्लेट में रख दी। अरे वाह, तुमने तो अभी से ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्या बात है, भूमिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसे लग रहा था कि यास्मीन लकी को फंसाने के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उन दोनों के बीच में भी क्या बात हुई थी। उन तीनों ने उसके बाद खाना पीना शुरू कर दिया था। भूमिका को पहले से ही लकी के साथ रहने की आदत थी, इसलिए वो उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही थी और ना ही उसे बोलने का ज्यादा मौका दे रही थी। वहीं यास्मीन उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। इधर यास्मीन भूमिका को लकी के साथ ऐसा व्यवहार करते देख काफी नाराज हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर काफी बेचैनी हुए जा रही थी। अरे पागल, तुझे पता नहीं है तू क्या कर रही है? जिस आदमी को ऐसे तू कुछ भी मुंह उठाकर बोले जा रही है ना, वो कम से कम 10 जिंदगियां सुकून से जी सकता है। वो मेरे को तेरे को दोनों को 7 जन्मों के लिए ना नौकरी पर रख सकता है, और तू ऐसे आदमी से ऐसे बातें कर रही है यार, क्या ही लड़की है ये। यास्मीन ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसे लग रहा था कि उसकी बहन को मालूम नहीं था कि वो आग से खेल रही थी। अगर उसने लकी को इस वक्त जरा भी नाराज कर दिया तो इसका अंजाम उसे क्या भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद भूमिका को नहीं था। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद भूमिका ने अपना मुंह पेपर नैपकिन से साफ किया और लकी की ओर देखते हुए पूछा, लकी तो तुम्हारा मेरी बहन के बारे में क्या विचार है? अच्छी है ये, काफी अच्छी है, लकी ने सपाट लहजे में कहा। उसकी आवाज में कहीं कोई भाव नहीं थे। यास्मीन उसके लिए मन ही मन मिठास महसूस कर पा रही थी और उसके शरीर में लकी को देखते ही एक सिहरन सी उठ गई थी। लकी का उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया था, और अगर उसका भी लकी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया तो वो कभी उसको अपने से दूर नहीं जाने देगी। तुम गधे के ना गधे ही रहोगे। देख नहीं रहा मेरी कजन कितनी अच्छी है और तुम्हें कितनी आसानी से इसका बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिल रहा है, और इसके अलावा क्या चाहिए तुम्हें? भूमिका ने फिर से जलती हुई आग में हाथ डालने की कोशिश करते हुए कहा और फिर खुद ही बात पर हंसने लगी। भले ही उसे ऐसा लग रहा था कि यास्मीन लकी को अपना बॉयफ्रेंड की तरह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि लकी उसके साथ खुद ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। तुमने देखा मेरी बहन का लाइफस्टाइल कितना हाई क्लास है। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ ना तो अंधे का निशाना सीधा सोने की मुर्गी पे लग गया है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी लिमिट क्या है, उसके बाद भी तुम इतना भाव खा रहे हो, भूमिका ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो हंसते हुए यास्मीन की ओर देखने लगी। वो उसे अपनी आंखों से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी लकी के सामने कितनी बड़ाई कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर वो पहले से लकी को उसकी और लकी के बीच का अंतर दिखा देती तो उसकी बहन के लिए लकी को कंट्रोल कर पाना काफी आसान हो जाता। अब क्योंकि वो उसकी बहन की मदद कर रही थी तो उससे ये उम्मीद भी हो रही थी कि उसकी बहन उसकी तारीफ करे, लेकिन उल्टा उसकी बहन उसकी तारीफ करने के बजाय एक जोरदार मुक्का मारने की सोच रही थी। वो देख रही थी कि भूमिका की किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना अगर लकी की जगह कोई और होता तो वो अभी तक भूमिका को अच्छा खासा सबक सिखा चुका होता। इधर लकी उन दोनों बहनों के बीच होते आंखों के इशारों को देखकर बस हंसे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों के सामने रिएक्ट कैसे करे। भूमिका, ये कैसी बेहूदगी की बातें कर रही हो? प्लीज इस तरह की लैंग्वेज यूज करना बंद करो तुम। यास्मीन ने भूमिका की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। लकी को इम्प्रेस करने के लिए 1-2 बार काफी था, लेकिन यास्मीन तो अब उसे हर बात में ही टोके जा रही थी। वो तो चाह रही थी कि वो दोनों ही मिलकर लकी का मजाक उड़ाएं, लेकिन उसकी बहन तो उसका साथ ही नहीं दे रही थी। लगता है ना कि मेरी बहन को तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए वो बार बार मुझे टोके जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल से ये बोले और तुम इसे टोकना शुरू कर दो, समझे? देख लो कितनी केयरिंग बंदी मिली है तुम्हें। इससे लड़ने की झगड़ने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर ये तुम्हें कुछ कहे तो सुन लेना, जवाब मत देना। ये अगर तुम्हें मारे भी ना तो मार खा लेना, पलट कर जवाब मत देना। भूमिका ने फिर से लकी पर निशाना साधते हुए कहा। ये सुनते ही यास्मिन का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी शक्ल देखकर भूमिका ने सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे और मेरी बहन के बीच में अगर कुछ चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरी बहन को आंख उठाकर भी मत देखना, उसको टच करना तो बहुत दूर की बात है। भूमिका ने सफाई देने के चक्कर में बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रही थी। जब यास्मिन ने उसके मुंह से ये सब कुछ सुना तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसका खून उबलने लगा। उसका सारा खून उसके दिल से होते हुए उसके शरीर में जा पहुंचा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। उसे लग रहा था कि अगर भूमिका उसे इतना डरा देगी और कल को लकी उसका हाथ सच में नहीं पकड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसे तो बात भी नहीं आगे बढ़ेगी। यास्मिन देख रही थी कि भूमिका उसकी पकी पकाई खिचड़ी को खराब करने की कोशिश कर रही थी। वो उसका बना बनाया काम खराब करने की कोशिश कर रही थी। बस बहुत हो गया भूमिका, अब अपनी ये फालतू बकवास न बंद करो। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, कोई नौकर नहीं, समझी? इतनी क्या बकवास किए जा रही हो तुम उस वक्त से? यास्मिन का गुस्सा उसकी जुबान पर आ गया था। भूमिका को तो इस बात की भनक तक नहीं लगी कि अचानक ही उसकी बहन को उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ गया था। लेकिन बड़ी बात यह थी कि भूमिका को लगा कि वो मजाक कर रही, इसलिए वो इसके बाद भी नहीं रुकी और आगे बोली, भले ही तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो लेकिन फिर भी तुम अपनी हद में ही रहना। उसके पर्सनल स्पेस में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं, लकी ने पूछा। मेरा मतलब है कि तुम हो एक नंबर के गधे, ठीक है? भले ही मेरी बहन को भी तुमसे प्यार है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे उसकी आजादी छीन लोगे तुम। अगर उसे लगा कि उसे किसी और में इंटरेस्ट है और वो उसे अच्छा लगता है तो वो उसे भी डेट पर ले जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कभी मेरी बहन किसी और इंसान का हाथ पकड़ ले, उसे गले लग जाए या फिर किस कर ले, लेकिन तुम इस बारे में ना कुछ नहीं कह सकते। अगर वो बाद में तुमसे ब्रेकअप भी कर लेती है तो भी तुम्हें खुशी खुशी उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा, समझे? भूमिका ने साफ शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा। उसने दूसरे शब्दों में ही सही लेकिन कम से कम ये बात लकी को समझा दी थी कि आगे यास्मिन किसी और के साथ भी जा सकती थी और इसके लिए वो लकी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही। उसे मालूम था कि यास्मिन तो अभिजीत के साथ फरार होने वाली थी, इसलिए ये बात लकी को जितनी जल्दी समझ आ जाए उसके लिए उतना जल्दी अच्छा था। अच्छा, तो लीडर आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपकी बहन के साथ एक रिलेशन में रहूं और मैं उसे टच भी नहीं कर सकता, जबकि दूसरा मर्द जिसका कि आपकी बहन के साथ रिलेशन भी नहीं है वो उसे किस भी कर सकता है। और उससे ही बड़ी बात ये कि अगर वो मेरे सामने ऐसा कुछ करता है तो मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकता, यही कहना चाह रही हैं? लकी ने अपनी आंखों को थोड़ा सा पैना करते हुए पूछा। क्या बात है, तुम्हें तो पूरी बात ही समझ में आ गई। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी, भूमिका ने कहा। जैसे ही वो इतना बोली कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती अचानक से कहीं से चट करके एक आवाज आई। भूमिका ने देखा कि उसके गाल पर जलन हो रही थी और उसने अपने गाल को अपनी हथेली से ढक लिया था। यास्मिन से रहा नहीं जा रहा था और उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था भूमिका को। जैसे ही उस थप्पड़ की आवाज आई सब लोग यास्मिन की टेबल की ओर नजर घुमाकर देखने लगे। यास्मिन सच में घबरा गई थी, अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उसने सुना कि भूमिका लकी को एक पालतू कुत्ता बनाने की बात कर रही थी तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उसने एक जोर का थप्पड़ मार दिया। उधर भूमिका ने अभी भी अपने गले पर हाथ रखा हुआ था और वो अविश्वास से अपनी बहन को देखे जा रही थी। मेरी बहन ने इस गधी के चक्कर में मुझे क्यों थप्पड़ लगा दिया, जबकि मैं तो उसके हक की बात कर रही थी, भूमिका ने मन ही मन सोचा। वो तो सोच रही थी कि वो यास्मिन का काम आसान करने की सोच रही थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यास्मिन जो कि लकी से शादी करने के सपने देख रही थी वो लकी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो भूमिका? लकी अब मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज इससे तमीज से बात करो, यास्मिन ने कहा और लकी की बगल में जाकर बैठ गई और फिर भूमिका को घूरने लगी। लकी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यास्मिन भूमिका के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठा लेगी और वो सिर्फ उसके लिए। उसे लग रहा था कि अब अगर वो वहीं पर रुका रहा तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए लकी ने दोनों से कहा कि वो जाना चाहता है और वहां से निकल गया। इधर जैसे ही लकी गया यास्मिन का गुस्सा भी शांत हो गया। अब उसे भूमिका को इस तरह बैठा देखकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर
तरस आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि भूमिका यास्मीन के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद भी हंसे जा रही थी। उसकी हंसी देखकर यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे माफी मांगे या नहीं। बहन, तुम ठीक हो ना? यास्मीन ने भूमिका से पूछा। उसने उसे अभी थप्पड़ चढ़ा और वो हंस रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके थप्पड़ की वजह से भूमिका के दिमाग का तार हिल गया था। बहन, ये तुम्हारा प्लान था? तुमने अभी मुझे सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा ना ताकि तुम आगे लकी से अपनी बात मनवा सको और उसे अपनी उंगलियों पर नचा सको, इसीलिए ना? भूमिका ने बहुत ही अलग बात करते हुए यास्मीन से कहा। यास्मीन ने तो सोचा भी नहीं था कि भूमिका के दिमाग में थप्पड़ खाने के बाद भी ऐसी कोई बात आएगी। भूमिका ने अपने लाल पड़ चुके गाल को रगड़ा और थोड़े से शिकायती लहजे में यास्मीन से बोली, बहन, अगर तुम्हें कुछ ऐसा ही करना था और उस गधे को दिखाना ही था तो थोड़ा धीरे तो थप्पड़ मार लेती। मेरा गाल सून पड़ गया है और इसमें जलन भी हो रही है। ये सुनने के बाद यास्मीन ने एक राहत की सांस ली। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन का दिमाग खराब नहीं था। सॉरी भूमिका, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से थप्पड़ मार दिया। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम देखना, मैं इस चीज का बदला उस आदमी से जरूर लूंगी। तुम्हें इस थोड़े से दर्द के बाद ना बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। यास्मीन ने भूमिका के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, मुझे मालूम है, फायदा तो होगा ही ना बहन। जब तुम्हें अभिजीत मिल जाएगा इसके बाद तुम्हें मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? भूमिका ने यास्मीन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि यास्मीन अभिजीत से अब आगे बढ़ चुकी थी। इधर लकी को भूख लगी थी और वो कॉलेज के पास एक मेस में आ गया था। जैसे ही वो अंदर घुसा वहां बहुत भीड़ थी। वो लाइन में लगा और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके पीछे से आवाज आई, ओह, आप इधर हैं? खानदानी रईस, कपड़े तो देखो, कपड़े हैं या पूछा? कैसे लोग होते हैं ये सब भी यार। ऐसे कपड़े पहनकर शर्म नहीं आती? यहाँ आकर खाना खाने का पैसा ये लाते कहाँ से हैं? मांग के या चुरा के? लकी ने जैसे ही पीछे मुड़कर उन लड़कियों की आवाज सुनी, उसका दिल गुस्से से भर आया। उसने घूर कर देखा तो वो 3 लड़कियां उसकी ओर ही आ रही थी। उसे लगा कि जब वो उन्हें जानता ही नहीं था तो फिर वो उसके बारे में ऐसी बात क्यों कर रही थी। लेकिन उसने देखा कि वो लड़कियां लकी को तो देखे बिना ही आगे निकल गई और एक लड़की के सामने खड़ी हो गई। उसने उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए अपने हाथ उसके कमर में बांध लिए थे। लकी भी उस लड़की को देखने के लिए थोड़ा सा आगे चला गया था। वो देखना चाह रहा था कि आखिर कौन थी वो लड़की जिसे वही ताने सुनने को मिलते थे जो लकी को मिलते थे। क्या यास्मीन अपने प्लान में कामयाब होगी? उधर लकी जब अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ खाने उस मेस में आ गया था, तब इधर भूमिका और यास्मीन अभी भी स्प्रिंकल में ही बैठे हुए थे। यास्मीन के थप्पड़ खाने के बाद भी भूमिका हंसे जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज के इस थप्पड़ का दर्द आगे उसे यास्मीन के बॉयफ्रेंड अभिजीत से ढेर सारे फायदे दिलवाने वाला है। लेकिन यास्मीन के इरादे तो कुछ और ही थे। अच्छा बहन, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गई। तुम बता रही थी ना कि अभी थोड़े दिन पहले तुम्हारे बैंक में एक बहुत अमीर लड़का आया था। वो अभी इन दिनों फिर से बैंक में आया है क्या? मैंने बोला था ना तुमको उसका नंबर देना। भूमिका ने चमकती हुई आंखों से यास्मीन की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि वो उस लड़के को फंसा सकती थी। हाँ, पर तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? यास्मीन ने पूछा। वो समझ गई थी कि भूमिका उसके पीछे पड़ना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी बहन तो उससे 2 कदम आगे चल रही थी। अरे नंबर मिलेगा तब तो बात होगी, और बात होगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। प्लीज ना बहन, मैंने तुम्हारा काम करवाया ना, अब तुम भी तो मेरा एक काम करवा दो। मैं सच बता रही हूँ, जी जान लगा दूंगी। भूमिका ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा हाँ, लेकिन वो उसके बाद से बैंक आया ही नहीं। जब वो आएगा तो मैं उसका नंबर लेकर तुम्हें दे दूंगी। यास्मीन ने उसे टालते हुए कहा। अरे यार, आप तो मैनेजर हो ना, आप तो उसका नंबर अपने डेटाबेस से भी निकलवा कर दे सकते हो, भूमिका ने कहा। यास्मीन उसकी इस बात पर गच्चा खा गई। इधर उसका मुंह तकने के बाद वो बोली, नहीं यार, हमको ऐसे अलाउ नहीं है कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट पब्लिक करना, यू नो ना, प्राइवेसी थिंग। अच्छा ठीक है दीदी, पर सच में ना उस आदमी से मिलने के लिए ना मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत ही हैंडसम होगा, और अगर नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसके पास पैसा तो है। और वो अभिजीत जैसा निकला तो आपकी और मेरी, हम दोनों की तो यार किस्मत चमक जाएगी, भूमिका ने खुश होते हुए कहा। यास्मीन भी ऊपर से उसकी बात पर उसका ध्यान देने के लिए खुश तो हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी बहन पर बहुत तरस आ रहा था।
लकी नाम की जिस आग से वो खेले जा रही थी, उस आग में भूमिका ने अपने आप को ही जलाकर यास्मीन का घर रोशन कर दिया था। बेचारी भूमिका। यास्मीन ने अपने मन में सोचा और अपना जूस पीने लगी। इधर लकी उन सब लड़कियों की बातें सुनकर खुद उस लड़की को देखने के लिए उसके पास जाने लगा था। वो तीनों लड़कियां उस एक लड़की को घेर कर खड़ी थी। उनके कपड़े और रंग ढंग देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक अच्छे परिवार से आ रही थी। फिर जब लकी ने उस लड़की को देखा तो वो सारा माजरा समझ गया। उसने देखा कि उसने एक सफेद आधी बाजू का कुर्ता पहना हुआ था। उस कुर्ते को देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसके कपड़े की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसने उसके नीचे एक बहुत ही पुरानी और फेडेड सी जीन्स पहनी हुई थी और साथ ही पैरों में सादे से चप्पल डाले हुए थे। अरे सब लोग जरा एक बार इस हुस्न परी को तो देखो, इसका नाम है राधिका। और आपको पता है ये हमारी क्लास की सबसे अमीर लड़की है। नीचे से ये इतनी अमीर है कि हर साल कॉलेज इसे अपनी तरफ से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। यानी हमारे पेरेंट्स तो पागल हैं जो दिन रात मेहनत करके हमारी फीस भरते हैं। और मजे की बात तो ये है कि कॉलेज वाले जो इसे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, ये मैडम यहाँ आकर उसे खाने में उड़ा देती है। इतनी महंगी मेस में कॉलेज के पैसे से खाना खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की ने राधिका को फटकारते हुए कहा। हाँ राधिका, हाउ शेमलेस यू आर। दिखाती तो सबको ऐसे हो जैसे तुम बहुत गरीब हो, पर फिर भी यहाँ आकर खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? दिस इज टू मच। गरीब होने का नाटक करके तुम उस पैसे को ऐसे उड़ा रही हो। एक और लड़की बोली और इससे पहले कि राधिका अपने बचाव में कुछ कह पाती, किसी ने उसका बैग छीनना शुरू कर दिया तो किसी ने उसके बाल खींचने शुरू कर दिए। सारी लड़कियां उसे खींच रही थी और परेशान किए जा रही थी। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि राधिका का उन तीनों खाते पीते लड़कियों से कोई मुकाबला नहीं था। वो अपने आप को उनसे छुड़वाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उनसे छूट नहीं पा रही थी। वो लोग उसे खींचे जा रहे थे और राधिका नीचे गिरने ही वाली थी। जैसे ही वो अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा ऊपर की ओर उठने लगी, तब पहली बार लकी ने उसका चेहरा देखा। वो सांवली सी एक लड़की थी जिसके चेहरे पर रत्ती भर भी मेकअप नहीं था। उसकी आंखें बड़ी और नाक छोटी सी थी। वो काफी सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसने दर्द के मारे अपने होंठों को भींच रखा था। भले ही वो लड़कियां उसे कितना भी परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उनके सामने चिल्ला नहीं रही थी। अपने आप को बचाने की उसकी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और वो नीचे गिर गई। तेरी जैसी दोगली के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। उन तीनों में से एक लड़की ने राधिका को दुत्कारते हुए कहा। राधिका फर्श पर लेटी हुई थी। सभी लोग खड़े होकर इस तमाशे को देखे जा रहे थे। मेस की मैनेजर को लग रहा था कि अब राधिका कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली थी। फिर भी उसने सोचा कि एक बार पूछ लिया जाए। उसने वहीं खड़े एक वेटर को इशारा किया और उसे राधिका के पास भेज दिया। वो उसके पास पहुंचा और फर्श पर गिरी हुई राधिका से पूछा, क्या आप अभी कुछ खाना पसंद करेंगी? राधिका ने उस वेटर की आंखों में देखा, फिर अपने आप को फर्श से उठाया और कपड़े साफ करते हुए बोली, मुझे एक लार्ज थाली पैक कर दो और उसके साथ 2 लस्सी दे देना। मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। एक लार्ज थाली की कीमत 150 रुपए थी और उसके साथ 2 लस्सी का रेट था 100 रुपए। यानी कि राधिका जैसी लड़की अभी 250 रुपए खर्च कर रही थी। 250 रुपए राधिका जैसी लड़की के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही बाकी के लोगों ने उसके ऑर्डर को सुना तो वो सब फिर से उससे नाराज हो गए। इतना पैसा और वो भी स्कॉलरशिप का? इतना खर्च करने के लिए तो इसकी कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेशन से होनी चाहिए। भाई मैं तो खुद छाछ पीता हूँ और ये तो लस्सी। इसका पोस्ट तो मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा ताकि सबको इसकी सच्चाई का पता चल सके। एक लार्ज थाली में तो 2 लोग आराम से खा लेंगे और ये है कि अकेली लार्ज थाली मंगवा रही है। मैंने इतनी भुक्खड़ लड़की ना आज तक नहीं देखी है। वहां पर बैठे सब लोग अपने अपने तरीके से राधिका की टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे। कोई दबी जुबान में उसके बारे में बात कर रहा था तो कोई खुलकर उसके मुंह पर ये सब कह रहा था। लेकिन राधिका की शक्ल देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे इनमें से किसी की भी कही बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बाकी सबसे अपनी नजरों को बचाते हुए सिर्फ अपनी आंखें रसोई की ओर घुमा दी थी जहां से उसका खाना आने वाला था। थोड़ी ही देर में उसका ऑर्डर पैक होकर आ गया और उसने बिना किसी से कुछ कहे या किसी को कोई जवाब दिए अपना पार्सल उठाया और वहां से निकल गई। जैसे ही लकी ने उसे वहां से जाते देखा, उसने एक राहत की सांस ली। वो देख पा रहा था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद वो लड़की इतना महंगा खाना खाने की हिम्मत कर पा रही थी।
अरे देखो, यहाँ पर एक और सज्जन खड़े हैं जिनकी हालत भी उस लड़की के ही जैसी है। मुझे तो लगता है ना कि ये भी स्कॉलरशिप के पैसों की खाना खाने आए। इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों कपल हैं? एक लड़की ने लकी को देखते हुए कहा, हाँ यार, इसके कपड़े देख, इसने भी व्हाइट पहना है और उसने भी व्हाइट ही पहना है, जबकि इन दोनों का व्हाइट कलर जैसा नहीं है। एक लड़की ने अपने उसी दोस्त को ताली देते हुए कहा। जब लकी ने उनकी दिशा में घूमकर देखा तो पाया कि वो तीनों अब लकी की ओर देख रही थी। उन तीनों ने राधिका का जो हश्र किया था, उसके बाद तो लकी उनके मुंह लगना ही नहीं चाहता था और ना ही वो उन्हें पलटकर कोई जवाब देना चाहता था। उसने ऑर्डर दिया ही नहीं था और बिना कुछ बोले ही वहां से बाहर निकल आया। जैसे ही लकी मेस से बाहर आया, उसने देखा कि राधिका उसके आगे ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लड़की ने लार्ज थाली क्यों खरीदी थी। राधिका आगे आगे चलती जा रही थी और लकी उसके इस डाउट को दूर करने के लिए उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। राधिका चलते चलते कॉलेज के पीछे बने फाउंटेन गार्डन में पहुंच गई थी। लकी अभी भी उसके पीछे ही था। इस वक्त गार्डन में ज्यादा लोग नहीं थे। राधिका चलते हुए गार्डन के पास ही बने एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंच गई थी। सूरज अभी पूरी तरह से ढला नहीं था और उसकी किरणें पानी के ऊपर सुनहरे धागों की तरह चमक रही थी। वो दृश्य देखने में काफी सुंदर लग रहा था। लकी वहीं लगे एक पेड़ के पीछे छुप गया और चुपचाप राधिका को देखने लगा। राधिका ने उस थाली को और लस्सी को खोलकर एक चट्टान पर रख दिया। फिर उसने आलती पलती मारी और उस चट्टान पर ही बैठकर आराम से खाना खाने लगी। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लकी उसके सुबकने की आवाज भी सुन पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज उसने पहली बार इतना महंगा खाना खाया, इसलिए उसे रोना आ गया। लकी ने अपने आप से पूछा। उसने तो ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था जो इस तालाब के पास आकर खाना खाता था। लकी को राधिका का यह व्यवहार थोड़ा सा अजीब लग रहा था। थोड़ी देर उसे इस तरह से खाता देखने के बाद लकी ने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो जाने लगा, उसने देखा कि राधिका ने अपनी चम्मच नीचे रख दी और वो खड़ी हो गई। अरे, ये ऐसे कैसे कर सकती है? खाना खाने के बाद आपको अपना कचरा तो फेंकना चाहिए ना। इस लड़की में जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? लकी ने अपने आप से कहा। लेकिन फिर उसने देखा कि राधिका वहां से गई नहीं थी। वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और फिर ढलते हुए सूरज को देखकर उसके सामने 3 बार भोग लगाने लगी। ये सब हो क्या रहा है? खाने के बाद ये ऐसे भोग क्यों लगा रही है? लकी ने फिर अपने आप से पूछा। इतने में राधिका खड़ी हुई और वो बिना झिझके उस तालाब की ओर आगे बढ़ने लगी। लकी को लग रहा था कि वो आत्महत्या करने जा रही थी। उसकी हरकत को देखकर अचानक ही लकी के दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन उसके सारे शकों का जवाब राधिका ने अपने काम से पहले ही दे दिया था। वो उस तालाब के किनारे पर पहुंची और सीधा पानी में कूद गई। जैसे ही वो अंदर कूदी, बाहर से आवाज आई, छपाक। लकी ने जैसे ही देखा कि राधिका पानी में कूद गई थी, वो दौड़कर उसकी ओर गया और राधिका को बचाने के लिए पानी में कूद गया। लकी को तैरना आता था, इसलिए वो पानी के अंदर जाने से झिझका नहीं और उसने अंदर डुबकी लगाकर राधिका को उसके कपड़ों से पकड़ लिया और फिर उसे अपने साथ खींचकर तालाब के किनारे पर ले आया। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मर जाने दो मुझे। जब लकी ने राधिका को पकड़ रखा था तो राधिका बार बार उससे अपने कपड़े छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार अपने हाथ पैर मारकर लकी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी ने जो एक बार उसे पकड़ लिया था तो उसके बाद वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार काफी देर के संघर्ष और खींचतान के बाद लकी उसे किनारे पर ले आया। तुमने मुझे बचाया क्यों? किसने बोला था कि तुम आकर मेरे पीछे पानी में कूदो? तुम क्यों मेरे और मेरे मौत के बीच में आ गए? राधिका ने घास के किनारे बैठकर रोते हुए लकी से पूछा। लकी ने देखा कि राधिका पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके सारे कपड़े पानी में भीग जाने की वजह से उसके बदन से चिपक गए थे और उसे ऐसे देखकर लकी को उस पर और दया आ रही थी। मैंने तुम्हें क्यों बचाया? लकी ने अपनी फूलती हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका आखिर ये सब कर क्यों रही थी। भले ही वो ये नहीं जानता था कि वो कौन थी और क्या करती थी, क्या पढ़ती थी या उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, लेकिन जो भी हो, मगर वो उसे ऐसे ही डूब कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लकी ने अपनी सांस को अपने काबू में कर लिया और बोला, मरना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा।
तुम्हें तो लग रहा होगा कि बस इधर आओ, खाओ और पानी में कूदकर मर जाओ, लेकिन पानी में कूदने से पहले क्या तुमने एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा? क्या तुमने सोचा कि आज तक उन्होंने तुम्हें, और जब तुम्हारी उन्हें सपोर्ट करने की बारी आई तुमने क्या किया? पानी में कूद गई। अगर तुम मर जाती तो उनके फ्यूचर का क्या होता? इस बारे में क्या सोचा तुमने? इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में बस यही सब गोबर भरा है क्या? लकी ने उसे जमकर फटकारते हुए कहा। लेकिन अगर मरने से डर नहीं लगता तो फिर जीने से क्यों लगता है? लकी ने आखिरी बार कहा। अगर मैं जी पाती तो मरने की सोचती ही क्यों? राधिका ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ते हुए कहा। लकी उसकी बात सुनकर चौंक गया था। आखिर क्या कहानी थी राधिका की? क्या लकी उसे अपनी आत्महत्या की जिद से बाहर निकाल पाएगा? जब लकी राधिका को डांट रहा था तब राधिका चुपचाप घुटने में अपना मुंह दिए हुए सबक रही थी। उसने अपने दोनों घुटने मोड़ लिए थे। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की, राधिका ने लकी से कहा कि अगर वो जी सकती तो फिर मरने के बारे में क्यों सोचती। इतना कहकर जैसे ही राधिका ने लकी की ओर देखा तो लकी ने पाया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आंसू और धूप के मिल जाने की वजह से उसकी आंखें चमक रही थी। इतनी चमकती हुई आंखों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की आत्महत्या करना चाह रही थी। लकी ने देखा कि उसका दिल किसी वजह से टूट चुका था और उसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने इसकी बात तो सुनी नहीं और पागलों की तरह बस इसे ही सुनाने लग गया। मैं भी ना हद करता हूँ, लकी ने अपने आप से कहा। उसे सच में नहीं मालूम था कि राधिका किस दर्द से गुजर रही थी। लकी ने अपने आप को शांत किया और राधिका की ओर देखते हुए बोला, देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लकी को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देख राधिका को भी लग रहा था कि लकी ही वो इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। जिस तरह से लकी उसे देख रहा था, राधिका के मन को काफी सुकून मिल रहा था। लकी का इस तरह से उसके साथ बैठना उसे बहुत ही सहज महसूस करवा रहा था। लेकिन अचानक न जाने राधिका को क्या हुआ और वो बोली, नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। उसकी बात को सुनकर ऐसा लगा जैसे राधिका को फिर से अपनी सिचुएशन याद आ गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि उसमें कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। अरे तुम ऐसा मत सोचो, मेरी बात मानो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लकी ने उसे फिर से समझाते हुए कहा। उस जैसे आदमी के लिए किसी की भी हेल्प करना बाएं हाथ का खेल था और वो आसानी से किसी को भी किसी भी तरह की मुसीबत से बाहर निकाल सकता था। छोड़ो, रहने दो, तुमने मुझे हेल्प करने का ऑफर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुझे और हेल्प की जरूरत नहीं है, थैंक्स, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान में काफी फीकापन था, लेकिन वो लकी को देखकर ये महसूस कर पा रही थी कि उस आदमी के मन में राधिका के लिए ढेर सारा अपनापन था। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे एक बात का प्रॉमिस करो कि आगे से तुम ऐसी कोई भी पागलों जैसी हरकत नहीं करोगी, लकी ने कहा। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, राधिका ने कह तो दिया, लेकिन उसे भी मालूम था कि वो उसका प्रॉमिस निभाने वाली नहीं थी। पर इधर उसके मुंह से प्रॉमिस सुनकर लकी के दिल को तो तसल्ली मिल गई थी। उसने राधिका को अपना हाथ देते हुए उसे जमीन पर से उठाया और बोला, और हाँ, आगे से कभी भी इतना महंगा खाना मत खरीदना। मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर शर्म उभर आई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कपड़े को पकड़ा और उन्हें निचोड़ते हुए बोली, एक्चुअली मैं हर रोज 30 रुपए से ज्यादा का कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आखिरी बार कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जितना महंगा हो सके उतना महंगा खाना खाना चाहिए। उसकी मीठी सी आवाज सुनकर लकी का दिल फिर से पिघल गया था। वो पहले ही उसके चेहरे का मुरीद तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जब उसने राधिका की आवाज सुनी तो उसे लगा कि वो शाम का सूर्यास्त देखते हुए किसी बांसुरी की मधुर धुन सुन रहा था। जब तुम्हें महंगा खाना खाना ही था तो तुमने लार्ज थाली और 2 लस्सी क्यों ऑर्डर की थी? लकी ने अपने सबसे पहले सवाल का जवाब जानने के लिए राधिका से पूछा।
मुझे लगा कि 250 में सिर्फ एक ही आदमी के लिए खाना खरीदना काफी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैलेंस बना लेती हूँ। और फिर पिछले 2 दिनों से ना मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने एक लार्ज थाली मंगवा ली थी। राधिका की आवाज उसके हर एक शब्द के साथ और भी सौम्य होती जा रही थी। लकी का मन कर रहा था कि वो बस राधिका की आवाज को सुनता ही जाए, सुनता ही जाए। अच्छा, तो ऐसी बात है। लकी ने शर्माती हुई और घबराती हुई राधिका की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि राधिका हद से ज्यादा ही क्यूट थी। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इधर आओ। लकी उसकी उंगलियों की छुअन से मानो ताजा महसूस करने लगा था। राधिका उसे अपने साथ फिर से उसी चट्टान पर ले गई थी जहां पर उसने उस थाली को छोड़ा था। उसने लकी को एक ओर बैठने का इशारा किया और फिर अपने हाथ से वो पैकेट लकी के सामने रखते हुए बोली, लो खाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं ठीक हूँ। तुम खाओ, तुम्हें भूख नहीं लग रही? पहले तुम खाओ, लकी ने कहा। मुझे मालूम है कि तुमने भी नहीं खाया होगा, मैंने देखा था, तुम भी वहीं खड़े थे। और वैसे भी इसमें 2 लोग खा सकते हैं आराम से। मैंने अपने हिस्से का तो खा लिया, अब तुम अपने हिस्से का खत्म कर दो, राधिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, खाता हूँ, लकी ने कहा और उसके हाथ से प्लेट लेकर अपने सामने जमीन पर रख दिया। तुम भी बैठो, लकी ने राधिका को अपने सामने खड़ा देखकर कहा। उसे ऐसे खड़े हुए देखकर लकी को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, बैठ जाती हूँ। राधिका भी आई और उस पत्थर पर लकी के पास बैठ गई। वो समझ गई थी कि लकी ने उसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी और इसलिए उसे काफी भूख भी लग रही होगी। लकी ने तुरंत अपने हाथ अपने कपड़ों पर साफ किए और खाने के लिए बैठ गया। राधिका उसे खाते हुए देख रही थी। जिस हिसाब से लकी खाए जा रहा था, राधिका का अंदाजा बिल्कुल सही था। उसने प्लेट का आखिरी दाना भी नहीं छोड़ा। खाते हुए लकी और राधिका इधर उधर की चीजों के बारे में बात किए जा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कूदने से पहले इधर भोग क्यों लगाया था? राधिका ने लकी से पूछा। तुमने मुझे भोग लगाते हुए भी देखा था, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? राधिका ने पूछा। लकी के पास उसकी इस बात का कोई जवाब तो नहीं था, इसलिए वो उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया। राधिका ने उसकी मुस्कान को उसका जवाब समझा और फिर आगे बोली, मैं अपनी माँ से ना माफी मांग रही थी। हमारा गांव इसी दिशा में है और मैं जो करने जा रही थी उसके लिए अपनी माँ के सामने भोग लगा रही थी मैं। अच्छा, लकी ने कहा और पैकेट का ढक्कन लगा दिया। खाना खत्म हो चुका था और खाना खत्म होने के साथ ही उन दोनों के बीच में एक दोस्ती की शुरुआत भी हो गई थी। अच्छा, तो क्या हम कल फिर से मिल सकते हैं? लकी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। राधिका देख पा रही थी कि लकी के गाल हल्के से लाल हो गए थे। राधिका को भी उसका साथ अच्छा लग रहा था। उससे बातें करके राधिका को महसूस हुआ कि लकी काफी सीधा और सहज आदमी था। लकी भी राधिका को हर हाल में बचाने के लिए तैयार नजर आ रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन उसके अंदर से ये आवाज आ रही थी कि वो उसे हर उस मुसीबत से दूर रखे और उसे अपनी बाहों में समेट ले। अगर राधिका उसे आज के बाद कभी नहीं मिलती तो लकी का ना शायद दिल बैठ जाता। बहुत दिनों के बाद तो उसे अपने आसपास कोई अच्छा इंसान मिला था जिसके साथ वो घंटों बिताकर बातें कर सकता था। उधर राधिका को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि लकी उससे इतनी जल्दी फिर से मिलने के लिए पूछ लेगा, इसलिए उसकी गाल भी लाल हो गए थे और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, हम मिल सकते हैं कल। लकी मुस्कुराया और राधिका की नजर से अपनी शर्म को बचाने के लिए ढलते हुए सूरज को देखने लगा। राधिका की आंखें भी उसी ओर घूम गई थी। इधर अगले दिन लकी ने अपनी क्लास खत्म की और दोपहर में गार्डन से होते हुए उस तालाब के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि उस चट्टान पर आज फिर कोई बैठा हुआ था। लकी का दिल उस इंसान को देखते ही जोरों से धड़कने लगा था और वो हल्के कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं उससे मारे खुशी के हार्ट अटैक ही ना आ जाए। चट्टान पर एक लड़की थी जिसने अपने बालों को गर्दन से आगे की ओर मोड़ लिया था। लकी की कदमों की आवाज सुनते ही जैसे ही वो पलटी, लकी ने देखा कि वो राधिका ही थी। वो लकी को देखकर खड़ी हो गई। लकी ने देखा कि उसके हाथ में एक लाल और पीले रंग की थैली थी। लकी जैसे ही उसके पास पहुंचा, राधिका ने वो थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए।
लकी उस थैली को देखकर सरप्राइज हो गया था। उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा था। उसने थैली खोलकर देखा तो उसमें लीची, चीकू और अमरूद रखे हुए थे। उनके ऊपर पानी के छींटे लगे थे जिससे वो ताजे नजर आ रहे थे। अरे तुम मेरे लिए ये सब लेकर आई हो, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी यार, ये सब बहुत महंगे लग रहे हैं। प्लीज आगे से इतना महंगा कुछ मत लेकर आना, इनफैक्ट कुछ लेकर ही मत आना, बस तुम आ जाना, लकी ने कहा। उन फलों को देखकर उसका दिल सच में बहुत खुश हो गया था। लकी जानता था कि बाकी लोगों के लिए फल खाना बहुत ही आम बात थी, लेकिन राधिका के लिए तो फल भी किसी मिठाई से कम नहीं थे। ये सब इतने भी महंगे नहीं हैं जितने तुम सोच रहे हो। इन सब का तो अभी सीजन चल रहा है, इसलिए इनका रेट ज्यादा नहीं है। और फिर ये वो सारे फ्रूट्स हैं जो दुकानदार की दुकान पर बच गए थे। अच्छे अच्छे तो लोग ले गए, लेकिन ये छूट गए थे, इसलिए मैंने दुकानदार से बात की और तो उसने मुझे आधे दाम में ये सब दे दिए। फिर मैंने इन सब के खराब हिस्से को अलग किया और धोकर तुम्हारे लिए ले आई। प्लीज बुरा मत मानना ना, राधिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि बचे हुए सुनकर कहीं लकी को ऐसा न लगे कि राधिका उसके लिए ऐसा कुछ लेकर आई थी जो बाकी लोग छोड़ गए थे। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, लकी ने कहा। उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि राधिका अपनी जेब से पैसे बचाकर उसमें से लकी के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। लकी ने थाली में से एक लीची निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। लीची काफी रसीली थी। लकी का मिजाज मस्त हो गया। बहुत टेस्टी है यार, लकी ने राधिका को देखते हुए कहा। तुम भी खाना पसंद करोगी? ये लीची सच में बहुत मीठी है। लकी ने थैली में से एक और लीची निकालकर उसे राधिका की ओर बढ़ा दिया। राधिका ने लकी की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से लीची लेकर अपने मुंह में डाल लिया। उसके मुंह के हर एक कोने में उस लीची का रस घुल गया था। फिर दोनों चट्टान पर बैठे और लकी ने सारे फलों को निकालकर अपने सामने थाली पर ही सजा दिया। सूरज अभी भी उनके सिर पर ही चमक रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बातें करने में इतने मगन थे कि उन्हें गर्मी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ दिनों बाद तक लकी और राधिका इसी तरह हर रोज उस तालाब के पास उसी चट्टान पर मिलने लगे। जब भी लकी आता वो कॉलेज के कैंटीन से अपने और राधिका के लिए खाने को कुछ पैक करवा के ले आता। हालांकि वो जो भी लाता वो काफी साधारण सा होता, क्योंकि लकी अपनी पहचान के बारे में राधिका को पता नहीं लगने देना चाहता था। राधिका को भी उसके लाए हुए खाने से नहीं, उसके साथ खाने से मतलब था। वो दोनों उसी चट्टान पर बैठकर कभी दाल चावल तो कभी रोटी सब्जी खाया करते थे। हर दिन की तरह आज के दिन भी लकी उसके लिए आलू शिमला मिर्च की सब्जी, दाल चावल और रोटी लेकर उस तालाब के किनारे पहुंच गया था। लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गया था। राधिका वहां चट्टान पर नहीं थी। वैसे तो वो हर रोज इस वक्त आ जाया करती थी, लेकिन आज उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। लकी को लगा कि हो सकता है कि आज वो क्लास से लेट फ्री हुई हो या फिर कहीं किसी काम में उलझ गई हो। लकी उसका इंतजार करने के लिए चट्टान पर आकर बैठ गया। वो सामने पानी को देखते हुए कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। उसका हर एक ख्याल सिर्फ राधिका पर ही आकर टिक रहा था। इससे पहले राधिका ने कभी ढंग का खाना नहीं खाया होगा ना, क्यों ना उसे दिल्ली के सबसे शानदार होटल में ले जाकर खाना खिलाया जाए। उसकी शक्ल तो देखने लायक हो जाएगी, वो खुश तो बहुत हो जाएगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा कि अपनी खुशी को एक्सप्रेस कैसे करे। लकी यही सोच सोच कर अकेले में हंसे जा रहा था। लकी काफी देर तक इन्हीं सब ख्यालों में उलझा रहा, लेकिन राधिका की कोई खैर खबर ही नहीं थी। उसने मोबाइल देखा तो उसे पता चला कि उसका इंतजार करते हुए 1 घंटा से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इस बीच ना तो उसका कोई फोन आया और ना ही कोई मैसेज। खाना पड़ा पड़ा ठंडा हुआ जा रहा था। छोड़ो अब यार, मैं ही फोन कर देता हूँ, लकी ने अपने आप से कहा और फिर फोन पर राधिका का नंबर डायल करने लगा। काफी घंटियों के बाद राधिका ने फोन उठाया। हेलो, अरे आज तुम कहाँ रह गई? लकी ने पूछा। लकी, वो मैं आज लैब में हूँ, हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। राधिका ने सिर्फ इतना कहा और फोन काट दिया। लकी को उसकी ये बात बड़ी अजीब लगी। अगर वो नहीं आने वाली थी तो उसे ये पहले बताना चाहिए था। फिर लकी ने सोचा कि अगर वो यहाँ नहीं आ पाएगी तो उसी को राधिका के पास चले जाना चाहिए। लकी उठा और लैब की ओर निकल गया। जैसे ही वो लैब के बाहर आया उसने राधिका को कॉल किया।
हाँ, कहाँ हो तुम राधिका? मैं लैब के बाहर खड़ा हूँ, लकी ने कहा। लकी, मैं तो लैब से बाहर निकल गई और तुम मेरी चिंता मत करो, आज तुम अकेले ही खा लो। राधिका ने सिर्फ इतना भर कहा और फिर से फोन काट दिया। लकी को उसका यह व्यवहार अजीब सा लग रहा था। क्या राधिका उससे कुछ छिपा रही थी? क्या वो उसकी किसी बात से नाराज थी? अब लकी क्या करने वाला था? लकी राधिका की लैब के सामने आ तो गया था, लेकिन राधिका ने उससे मिलने से मना कर दिया था। वो उसके लिए हर रोज की तरह आज भी कैंटीन से खाना लेकर आया था, लेकिन आज राधिका जिस तरह से लकी से बात कर रही थी, उसे सुनकर लकी को काफी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि हो ना हो, लेकिन राधिका लकी से कुछ न कुछ तो छिपा रही थी। वो सोच रहा था कि वो फिर से राधिका को फोन करे, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हुए जा रही थी। वो लैब के बाहर से ही वापस मुड़ गया, अपने हाथ में रखे खाने को डस्टबिन में डाला और राधिका को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लकी ने कैंटीन में, क्लासरूम में, कॉरिडोर में और भी ना जाने किन किन जगहों पर राधिका को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। जब वो थक गया तो उसने उसे फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन राधिका उसका फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं थी। कहाँ गायब हो गई यार ये लड़की? लकी ने अपने आप से कहा। वो राधिका के ना मिलने की वजह से काफी बेबस महसूस कर रहा था। आज उसके पास दुनिया भर का धन और ढेर सारे पावर्स थे, लेकिन फिर भी उसका दिल राधिका जैसी लड़की के लिए परेशान हो रहा था। उसे अब आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो शाम को फिर उसी गार्डन में बैठ गया और लोगों को जॉगिंग करते हुए देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों के सामने कहीं एक जाना पहचाना सा इंसान खड़ा दिखाई दिया। अचानक से उसकी आंखों की चमक लौट आई। उसे लगा कि वो बरसों से बीमार था, लेकिन अभी एक पल में ही वो ठीक हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और फिर राधिका की दिशा में भागने लगा। राधिका, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? लकी ने बच्चों की तरह उससे पूछा। लकी उससे मन ही मन बहुत नाराज था। वो उससे शिकायती लहजे में बात करना चाह रहा था, लेकिन जब राधिका ने अपना चेहरा उठाकर लकी को देखा तो वो सन्न रह गया। राधिका के चेहरे पर ढेर सारे घाव थे। उसे बहुत सारी चोटें आई हुई थी और उसकी आंखें भी सूज गई थी। राधिका के इतने सुंदर चेहरे पर इतने घाव कैसे हो गए थे? लकी को ये बात समझ नहीं आ रही थी। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ राधिका? लकी ने राधिका से पूछा। उसके घाव देखते ही लकी का दिल गुस्से से उबल उठा था। नहीं कुछ नहीं यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधिका के हाथ में एंटीसेप्टिक में भींगी हुई रुई थी, जिससे वो अपने घाव साफ कर रही थी, इसलिए उसने लकी को आते हुए नहीं देखा था। उसने अपना चेहरा नीचे किया और लकी की नजरों से बचाने के लिए उसे दूसरी दिशा में मोड़ लिया। एक मिनट, मुझे देखने दो, लकी ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए कहा। उसने राधिका को अपने पास बैठाया और फिर उसके घाव को देखने लगा। जैसे ही लकी ने राधिका के घाव को और पास से देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसके घाव में से तो खून भी निकल रहा था। राधिका, मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है? लकी ने फिर से पूछा। अरे कुछ नहीं यार, किसी ने नहीं किया, मैं ठीक हूँ, राधिका कहते कहते बीच में ही रुक गई। इससे पहले कि वो अपने मुंह से कुछ बताती, लकी खुद समझ गया था कि ये किसकी हरकत हो सकती थी। उसने राधिका को देखा और बोला, ये उन 3 लड़कियों का काम है ना जो उस दिन तुम्हें उस मेस में भी परेशान कर रही थी? क्या नाम है उनका, बताओ मुझे। लकी ने गुस्से में पूछा। ज्योति, राधिका ने काफी देर बाद बताया, जो वो कहना नहीं चाहती थी कि लकी इन सब झमेले में ना पड़े। लेकिन उसका गुस्सा देखकर राधिका भी डर गई थी। मैं अभी जाकर उनको पकड़ कर लेकर आता हूँ, लकी ने कहा और गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। आज ज्योति और उसकी सहेलियों से लकी बदला लेने ही वाला था और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। मत जाओ ना, राधिका ने लकी की कलाई पकड़ते हुए कहा और आगे बोली। वो इतने साधारण लोग नहीं है जितना तुम सोच रहे हो लकी। वो सब लोग ज्योति की आड़ में छुपे रहने वालों में से एक है। अगर हम उन्हें पकड़ने के लिए जाएंगे या उनके साथ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो बदले में हम ही पछताएंगे। तो इसका मतलब क्या? उन्हें तुम्हारे साथ जो मन में आए वो करने दूं? वो तुम्हें बुरा भला कहें, तुम्हें गाली दे, तुम्हें चोट पहुंचाए तो पहुंचाने दूं? लकी ने राधिका के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए पूछा।
राधिका ने उसकी बात पर अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुका लिया और फिर फुसफुसाते हुए बोली, मैं जो भी कह रही हूँ ना लकी, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं आज के बाद उन लोगों से दूर ही रहूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। ठीक है। राधिका की बात सुनकर लकी का दिल भी थोड़ा सा पसीज गया। उसके लिए अपने गुस्से से ज्यादा राधिका की सेफ्टी जरूरी थी और साथ ही वो ये भी देख पा रहा था कि ये लड़की अपने साथ साथ लकी की सेफ्टी की भी चिंता कर रही थी। आखिर ये लड़की आई कहां से है? लकी ने अपने आप से पूछा और फिर राधिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। राधिका ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। इसके बाद दोनों अस्पताल जाने के लिए निकलने ही वाले थे। इतने में राधिका ने उसे रोका और बोली, लकी हॉस्पिटल जाना तो महंगा पड़ जाएगा ना, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि। इससे पहले कि राधिका इससे आगे कुछ कह पाती, लकी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हें पैसे देने के लिए कौन कह रहा है? राधिका लकी की तरफ देखने लगी। उसके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। इधर लकी ने भी उसके हाथ को थोड़ा सा खींचा और उसे अपने साथ अस्पताल ले जाने लगा। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने उसे दवा और इंजेक्शन दे दिए थे, साथ ही उसके घाव के ऊपर पट्टी भी बांध दी थी। लकी ने पैसे दिए और दोनों वहां से निकल गए। थैंक यू लकी, इसका पैसा ना मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी, राधिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा। लकी ने उसके लिए जो कुछ किया था उसे जानकर उसे काफी खुशी हो रही थी। वो देख पा रही थी कि लकी उसकी कितनी चिंता करता था। पहले वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया और अब वो उसे अपने साथ अस्पताल लेकर आ गया। राधिका को इससे पहले अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो उसके लिए इतनी चिंता करता था। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुमने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो किसी बढ़िया सी जगह पर चलकर कुछ खाते हैं, लकी ने कहा। बढ़िया सी जगह? ये सुनते ही राधिका की आंखें खुली की खुली रह गई थी। पहले ही लकी के इतने पैसे लग गए थे और अब वो उसका और खर्चा नहीं करवाना चाह रही थी। इसके अलावा राधिका फिर से उस मेस में खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहती थी। वो अब लकी से और एहसान नहीं ले सकती थी। मुझे लगता है ना कि हमें उस मेस में खाने की जगह अपनी कैंटीन में ही खा लेना चाहिए। वैसे भी वहाँ का खाना ना बहुत अच्छा है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। और इससे पहले कि राधिका अपनी बात खत्म कर पाती, लकी मुस्कुरा कर उसके सामने देखते हुए अपना सिर हिलाने लगा। फिर उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कुछ खिलाने के लिए बाहर की ओर ले जाने लगा। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो लकी तुम? राधिका ने पूछा। तुम बस चलो, आज बस जमकर खाओ और किसी भी चीज में अपना फालतू दिमाग तो बिल्कुल मत लगाओ, लकी ने हंसते हुए कहा। वो दोनों आज एक अच्छे से होटल में खाना खाने के लिए आ गए थे। शुरुआत में तो राधिका लकी के साथ आने में हिचक रही थी क्योंकि लकी की हालत भी राधिका से ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसे लग रहा था कि इतने बड़े होटल में लकी खुद भी पहली बार ही आया था। ऐसे में राधिका को यही डर लग रहा था कि कहीं फिर से उन दोनों का मजाक ना बनकर रह जाए। लेकिन जिस तरह से लकी अंदर जाकर बैठा था और जिस तरह से वो खाना मंगवा रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि लकी ऐसी जगहों पर खूब आया जाया करता था। उसे इस तरह से देखकर राधिका के दिल को काफी तसल्ली हो गई थी। राधिका को उसे देखकर यही लग रहा था कि लकी एक बहुत ही रहस्यमयी इंसान था और उसके साथ रहने पर ऐसा लगता था कि उसने पहले से ही काफी दुनिया देख रखी थी। तुम यहीं रुको, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, तब तक हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा, लकी ने कहा और वॉशरूम चला गया। राधिका उस सोफे पर अकेले बैठी हुई थी और इधर उधर देखी जा रही थी। वो इससे पहले कभी भी इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं आई थी, इसलिए वो हर चीज को काफी ध्यान से देख रही थी। ये राधिका है क्या? अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आई। राधिका उस आवाज को सुनकर ही पहचान गई कि ये और कोई नहीं बल्कि ज्योति थी। उसकी आवाज सुनते ही राधिका को गुस्सा आ गया। वो ज्योति की ओर देखने के लिए घूमी ही थी, इतने में उसके साथ वाली एक और लड़की ने कहा, अरे हाँ ये तो वही है, मुझे तो लगा कि मुझसे देखने में ही गलती हो गई है। इससे पहले कि राधिका अपनी जगह पर से खड़ी हो पाती, ज्योति और उसकी सहेलियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो उसकी आंखों में घूर कर देख रही थी। ये लड़की पिछले कुछ दिनों से पागल वागल हो गई है क्या? ज्योति ने कहा और अपनी सहेलियों की ओर देखकर हंसने लगी। फिर वो राधिका की ओर देखते हुए बोली, अभी थोड़े दिन पहले ही तुम उस मेस में लार्ज थाली खा रही थी और आज तुम उससे भी बड़े होटल में आकर महारानी की तरह बैठी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इतनी महंगी जगह पर आकर खाना खा सको?
ज्योति ने कहा, हाँ तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे हम जैसे लोग भी यहाँ महीने में एक बार आते हैं, और क्योंकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, फ्री का पैसा आ रहा है, तो तुम ऐसे उड़ाई जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कॉलेज तुम्हें पढ़ने के लिए पैसे देता है, खाना खाने के पैसे नहीं देता। दूसरी लड़की ने कहा। इससे पहले कि राधिका जवाब में कुछ और कह पाती, ज्योति ने उसके बालों को पकड़ा और उसे जोर से खींच लिया। इसके बाद वो उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाई और बोली, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देने वाली। जब तक तुम्हें अपना पालतू कुत्ता नहीं बना लेती, तब तक तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इतना कहते ही ज्योति ने उसे छोड़ा और उसके गाल पर थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ हवा में उठा लिया। राधिका घबरा गई और उसके हाथ से बचने के लिए उसने ज्योति को धक्का दिया और वहां से भागने लगी। साली, मुझसे भाग कर जाएगी? बहुत फ्री का खाना खाना है ना तुझे? अपने घर वालों को बेवकूफ बना रही है, अपने कॉलेज वालों को बेवकूफ बना रही है। ज्योति ने कहा और उसकी ओर बढ़ने लगी। राधिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। ज्योति फिर से चिल्लाई, आज तो बेटा तू आ, तू हॉस्टल आ, मैं तुझे बताती हूँ कि बेवकूफ बनाने की सजा ना क्या होती है। ज्योति ने कहा और फिर से वो और उसकी दोनों सहेलियां उसका पीछा करने में जुट गईं। राधिका को लग ही रहा था कि आज उसका इन दोनों से बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो जैसे ही होटल के दरवाजे के पास पहुंची कि अचानक वो बीच में किसी से टकरा गई। जिससे वो टकराई थी वो कोई और नहीं, लकी ही था। जैसे ही राधिका ने लकी को देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई थी। लकी ने पहले उसे देखा और फिर अपना हाथ साफ करते हुए ज्योति और उसकी सहेलियों को देखने लगा। लकी को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था। उसने राधिका को उसके कंधे से पकड़ा और उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। इसके बाद लकी ने अपने सामने खड़ी ज्योति को घूर कर देखा। अरे ये भी था ना उस दिन मेस में उधर? कहीं इन दोनों के बीच कुछ लफड़ा चालू तो नहीं हो गया? अच्छा भी है, गरीब गरीब के साथ ही अच्छा लगता है, ज्योति ने कहा और लकी के मुंह पर हंसने लगी। तभी तो मैं सोचूं कि रोज दोपहर में आखिर ये लड़की गायब कहाँ हो जाती है। अब समझ आया, इसका और इस लड़के का कुछ चल रहा है। पर अच्छा है, इस जैसी लड़की को तो ऐसा ही कोई मिलना चाहिए, दूसरी लड़की ने कहा और सब लोग जोर से हंसने लगे। तुमने इसे क्यों मारा? लकी ने ज्योति की ओर देखते हुए कहा। क्यों नहीं मारूं मैं इसे? इस जैसी झूठी को मारने के लिए मुझको रीजन थोड़ी चाहिए। ये तो हमारे पालतू पग जैसी है। हम चाहे तो इससे खेल सकते हैं, जब चाहे इसे मार सकते हैं, ज्योति ने कहा और लकी को घूर कर देखने लगी। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद इसे हाथ भी मत लगाना, लकी ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, तो अब ये हमें वार्निंग देगा? तुम बचाओगे इसको हमसे? वहां खड़ा खड़ा मुंह क्या चला रहा है? तो मैं तो इधर आकर हाथ लगा ना। और मैं भी तुझे लास्ट टाइम बोल देती हूँ, ये हमारे बीच का मामला है, इसमें बीच में मत आ। तू जितना बीच में बोलेगा ना, हम उतना ही इसे और परेशान करेंगे। और बता, क्या कर लेगा तू हमारा? ज्योति ने पूछा और अपनी टी शर्ट की बाजू थोड़ी सी ऊपर कर ली। लकी की भी गुस्से के मारे सांसें फूल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वो गुस्से से ज्योति की ओर देखे जा रहा था। उधर राधिका को लग रहा था कि लकी बेकार की मुसीबत मोल लेने जा रहा था। इधर ज्योति और उसकी दोनों सहेलियां भी एक साथ खड़ी हो गई थी। वो लोग लकी से निपटने के लिए तैयार थे। जैसे ही लकी ज्योति की ओर बढ़ा, राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन लकी रुकने वाला नहीं था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और ज्योति की ओर बढ़कर उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में पीछे से आवाज आई, ओए रुक! लकी ने अपना हाथ रोका और पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने 3 लड़के खड़े थे और वो लकी को गुस्से से देख रहे थे। लकी समझ गया था कि ज्योति इन्हीं के दम पर चलती थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और राधिका उनसे बच पाते? क्या लकी हार मान लेता या ज्योति के साथ साथ वो उन लड़कों को भी सबक सिखाता? लकी जैसे ही ज्योति की दिशा में बढ़ने लगा था और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में किसी लड़के की पीछे से आवाज आई और लकी उस आवाज को सुनते ही रुक गया। उसने पीछे घूमकर देखा तो पाया उसके पीछे 3 लड़के खड़े थे। जिस तरह वो लकी को घूर रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि वो ज्योति के साथ वाले ही थे। बहन, क्या हुआ? ये लड़का तुझे परेशान कर रहा है क्या? लकी ने